अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया पिछले वाले क्लास में, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। हम लोगों ने दो इंडियन फिलोसफर और दो ग्रीस और दो इंडियन के फिलोसफर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा इंट्रोडक्शन था। महर्षि कर्ण ने मैटर के सबसे छोटे से पार्टिकल को कहा परमाणु, और ग्रीक के फिलोसफर जो हमारे थे उन्होंने कहा उसको एटम। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको आप डिवाइड और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझिए, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर द एक्सपेरिमेंटल लॉज विच वेयर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि यहाँ पे ना हम लोग दो लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये दोनों का दोनों लॉ की जो नियम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे नियम है जो कि किसी ने हवा में नहीं दिया, बल्कि इनके एक्सपेरिमेंट के पीछे इनका बहुत समय लगा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना समय बिताया, तब जाके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों के सामने रखा है और हम लोग आज उसको पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे अभी दो लॉ पढ़ेंगे, ये दोनों का दोनों लॉ ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और हवा में कुछ भी बोल के चला गया, नहीं। इसके पीछे तगड़ा एक बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक वे, यानी कि बहुत शानदार तरीके से इन्होंने इसको प्रूफ करके ही बताया है कि हाँ, यदि नियम ऐसा कहता है तो वाकई में ऐसा होता भी है। अब ये लॉ क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन खैर आगे देखते हैं क्या है। देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का हमारे पास दो लॉ है, विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय लवोइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। तो दो लॉ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये दोनों का दोनों लॉ देने में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है पहला लवोइजर और दूसरा हमारा है जोसेफ एल प्रोस्ट। ये दो इंसान हमारे पास है। ये इंडियन नाम नहीं है, आपको नाम से मालूम चल रहा है, इंडियन नहीं थे, फॉरेनर थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये क्या कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ में, देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन याद रखिएगा, दोनों के दोनों लॉ में किसका कंट्रीब्यूशन है? इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन है। अब फर्स्ट लॉ हमारा कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से हम लोग समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। समझिए, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लवोइजर इन 1774। ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये किसके द्वारा दिया गया? लवोइजर के द्वारा दिया गया है, और वो भी 1774 में दिया गया। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन जब हम लोग करते हैं ना, उस केमिकल रिएक्शन में मास ना ही हमारा क्रिएट होता है, ना ही मास हमारा डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब हो गया कि मास जितना है उतना ही रहेगा, वो ना ही घटेगा और ना ही वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, हालांकि एक केमिकल का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे, बस एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने ना पानी में अपने 1 kg चीनी मिलाया। ठीक है, देखिए आपके पास जो चीनी है उसका मास कितना है? 1 kg। और मान लीजिए आपके पास जो, ऐसे फिर से समझिए, आप सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, बड़ा बेसिक्स एक्सपेरिमेंट है, बस एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, आपके पास 5 लीटर पानी है, तो पानी का मास कितना हुआ? 5 लीटर। चलो लीटर छोड़ दो, केजी मान लेते हैं। मतलब आपके पास 5 kg पानी है, तो पानी का मास कितना हुआ? 5 kg। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपके पास 1 kg चीनी है, तो चीनी का मास कितना हुआ? 1 kg। अब दोनों को आपस में आपने मिला दिया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार, हमने तो पानी में चीनी को मिलाया और चीनी हमारा गायब हो गया। इसका मतलब क्या, चीनी हमारा पूरा गायब हो गया? मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि चीनी आपने जो मिलाया, ना ही वो आपका गायब हुआ है, ना ही आपका उसमें चीनी और ज़्यादा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जितना आपका चीनी था, जितना आपका पानी था, वो सब चीज़ सेम है, वो ना ही घटा है और ना ही बढ़ा है। बस अब इसमें होता है क्या है फिर, बस स्टेट चेंज हो गया। जैसे आपके पास चीनी था सॉलिड, और वो चीनी घुल के किसमें बदल गया? आपका लिक्विड में बदल गया, क्योंकि पानी में पूरी तरीके से घुल गया। तो सिंपली हम यहाँ पे आपको ना समझाना ये चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो मास
किसी भी चीज का ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा, जैसा है वैसा ही मास रहेगा, यानी कि मास उसका नहीं घटेगा ना ही बढ़ेगा। अभी आपको एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल भी देंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट यदि कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास हमारा ना ही बनता है ना ही घटता है, ये हमारा हमेशा बरकरार रहता है। चलिए आगे एग्जांपल देंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप समझ लीजिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए दिस सबस्टेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्शन में जो सबस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, अगला वेयर एज द न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्शन में जो सबस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो नया सबस्टेंस हमारा बन के तैयार हो जाएगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल फिर से वही देते हैं, आपके पास था चीनी और पानी, तो चीनी और पानी को आपने मिलाया तो चीनी और पानी आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। चीनी और पानी मिलाने की वजह से क्या बन गया, आपका शरबत बन गया, शरबत बना बेसिकली मीठा जो लगेगा, तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि रिएक्शन में जो सबस्टेंस पार्टिसिपेट करता है वो कहलाता है हमारा रिएक्टेंट्स, और जो नया प्रोडक्ट हमारा बनता है वो हमारा कहलाता है, यानी कि जो नया सबस्टेंस बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का भी होगा, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब हमारा हो रहा होता है तो मास में कोई बदलाव नहीं आता है। चलिए अब एग्जांपल आपको देंगे तो आप आराम से समझ जाओगे। जैसे एग्जांपल आपके पास है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो आपका बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे ना कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हुआ, क्योंकि रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये हमारा रिएक्टेंट कहलाया। अब देखो कि आपका सबस्टेंस नया क्या बना, नया सबस्टेंस बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? आगे अभी तुरंत आपने ये भी पढ़ा कि रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। क्या जरा कैलकुलेट करो तो क्या सही में है इतना? कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है 100 ग्राम, आपका जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड वो है 56 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ आपका 44 ग्राम। क्या इन दोनों को आप कैलकुलेट करो, क्या 100 आ गया? और जो आपका रिएक्टेंट था यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो भी 100 है, बिल्कुल 100 है, 100 ग्राम 100 ग्राम। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का भी होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही रिएक्टेंट्स का मास घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया? तो सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। अब यहाँ पे एक बार आप और रिवाइज कर लीजिए, रिएक्टेंट का मतलब हो गया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया जो रिएक्शन से हमारा एक नया सबस्टेंस बन के तैयार हो गया, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं इसमें? तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड लॉ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है देखते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ये क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, दोनों में फर्क है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है देखेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को हम लोग कभी कभी प्यार से लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ना कांस्टेंट प्रपोर्शन लिखा रहेगा या फिर कई बार डिफिनिट प्रपोर्शन लिखा रहेगा, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। आगे देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्रोस्ट, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था
लवोइजर के द्वारा, तो वहीं पे हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया है जोसेफ एल प्रॉस्ट के द्वारा, वो भी 1779 में। ठीक है, अच्छा दोनों का डेट एक बार आप मिला लीजिए। तो इसका डेट है 1774 और इसका डेट है 1779, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारे पास कितने साल बाद आया? टोटल 5 साल के बाद हमारे पास आया, क्योंकि ये 1774 में दिया गया था और ये हमारे पास 1779 में दिया गया है। तो बेसिकली हमारे पास पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया, बाद में हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया। अब ये कहता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा, कंपाउंड मतलब, अच्छा चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जब हमारा दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे वाटर का फॉर्मूला बताइए जरा, H2O। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कौन कौन हुआ आपका? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हो गया, दोनों आपस में कंबाइन किया तो हमारा बना वाटर, यानी कि H2O। तो ये H2O हमारा क्या कहलाएगा? अब कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड हमारा तब बनता है जब हमारा दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बना देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया तो हमारा बना वाटर, तो वाटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तो वही यहाँ पे कहा गया था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें एलिमेंट का जो मात्रा है ना, वो हमेशा डिफरेंट रहेगा, यानी कि वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। एग्जाम्पल इसका देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अ कंपाउंड सच एज वाटर, यानी कि वाटर हमारा कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। समझिए ध्यान से, इसका ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि वाटर का यदि आपको एक कंपाउंड बनाना है तो उसमें आपको मास, यानी कि हाइड्रोजन का मास देना पड़ेगा 1, तो वहीं ऑक्सीजन का आपको मास देना पड़ेगा 8। ये एक ना रेशियो है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल तरीके से इसे समझिए कि यदि आपको एक वाटर का कंपाउंड इंडिया में बनाना हो, ऑस्ट्रेलिया में बनाना हो, अमेरिका में बनाना हो, यूरोप में बनाना हो, कहीं पे भी आपको यदि एक वाटर का कंपाउंड बनाना हो तो आपको इसमें हाइड्रोजन का 1 देना पड़ेगा मास और ऑक्सीजन का मास आपको इसमें देना पड़ेगा 8। यानी कि इसका जो रेशियो होगा हमारा वाटर का H2O का, वो 1:8 होगा, तभी जाके हमारा वाटर का एक कंपाउंड तैयार होगा। और यही फॉर्मूला हमारा इंडिया में भी लागू होता है, अमेरिका में भी, क्योंकि देखो केमिस्ट्री तो हर जगह पे सेम है ना। जैसे मान लीजिए जो केमिस्ट्री आप इंडिया में पढ़ते हैं वही केमिस्ट्री आपको अमेरिका में भी मिलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? हर जगह पे फॉर्मूला एक होना चाहिए। तो डिफरेंट प्रोपोर्शन, ये जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डिफरेंट प्रोपोर्शन, ये हमको सिंपली ये बताता है कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना, उसका मास हर जगह पर सेम रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसका कुछ और रेशियो होगा, अमेरिका में वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका कुछ और मास होगा, ऐसा नहीं। वो हर जगह पे डिफरेंट रहता है, यानी कि वो हमेशा हर जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट मीन्स दैट इन अ कंपाउंड ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब इसका हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको वाटर का एक कंपाउंड बनाना है तो उसमें आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब आपका वाटर का एक कंपाउंड बनकर तैयार होगा। और यही फॉर्मूला हर जगह पर लागू होता है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, जापान हो, कोई भी हो। यदि आपको वाटर का एक कंपाउंड बनाना है तो आपको इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा बनेगा। इसीलिए तो इसका नाम है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब डिफरेंट का मतलब जो हर जगह पर सेम रहे। ऐसा नहीं कि इंडिया में वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा, अमेरिका में वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा। यदि ऐसा बदल जाए, आप खुद सोचो ना, कंट्री बाई कंट्री यदि हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाए
तो कितना मतलब दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को, इसीलिए इसका नाम है। तो सिंपल सा आप इसे याद रखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप बोलो या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलो, ये हमको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट हमारा शामिल है उसका मात्रा हमेशा क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो कोई भी जगह हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मास ऑफ अ कंपाउंड ऑफ वाटर इज 9 ग्राम। अच्छा बताइए, वाटर के एक कंपाउंड में हाइड्रोजन है 1 ग्राम, वाटर है 8 ग्राम, तो बताइए वाटर का एक कंपाउंड का टोटल मास कितना हुआ, 9 ग्राम। सिंपल। और यही 9 ग्राम वाटर के एक कंपाउंड का होगा मास, वो भी हर जगह पर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्लेस इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि वाटर का यदि एक कंपाउंड आपको बनाना है तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे। सिमिलरली इन अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाई मास। यानी कि यदि आपको अमोनिया का एक कंपाउंड बनाना है तो उसमें आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा 14 ग्राम और हाइड्रोजन देना पड़ेगा उसमें आपको 3 ग्राम, तभी जाकर आपका अमोनिया का एक कंपाउंड तैयार होगा, चाहे हमारा जगह कोई भी हो। इसका मतलब ये हो गया कि केमिस्ट्री में कंपाउंड का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो सेम रहता है, कहीं पे वो बदलता नहीं है। तो ये वाला भी हमारा लॉ कंप्लीट हुआ, तो कोई दिक्कत इसमें। अब 2 लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी क्या था, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।